तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरों के बाद अब अगली खबर बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल में बीते 9 अगस्त और 10 अगस्त की रात में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या के मामले के बाद से लगातार बंगाल में उबाल बना हुआ था। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। लगातार लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनता नजर आ रहा था। लेकिन उससे बरक्स आज ममता बनर्जी की सरकार ने, अब खुद उन्होंने कोशिश की है महिला सुरक्षा के एक अलग प्रकार के बिल को विधानसभा से पारित करके कि वो महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। उनके द्वारा पास कराए गए अपराजिता बिल को बीजेपी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है बंगाल में, उसका समर्थन मिला है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ कड़े कानून को बना देने से बात बनेगी या फिर महिला सुरक्षा के लिए ऐसे प्रावधानों को सख्ती से जमीन पर उतारने के बाद महिला सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि राज्य विधानसभा से जो बिल पास किया गया है वो कानून की शक्ल आखिर अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद कब लेगा और जमीन पर जो बदलाव है वो आखिर कब बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, चिकित्सकों का अनशन और भारी राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को मजबूर हुई। इस मुद्दे पर प्रदेश और देशव्यापी प्रदर्शन के बाद निशाने पर आई पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कानून के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में मंगलवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपराजिता बिल 2024 को पारित किया गया, जिसका मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी समर्थन किया। गौरतलब है कि 8-9 अगस्त की रात के दरमियान आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद उपजे आक्रोश को देखते हुए यह विशेष सत्र बुलाया गया था। अपराजिता बिल 2024 में दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न व बलात्कार जैसे मामलों में सख्त से सख्त सजा हो। इसमें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अगर उनके कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वे किसी गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार हो जाती हैं, इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अपराजिता बिल को जल्दी में लाए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा, लेकिन सरकार को इसे तुरंत लागू करना होगा। हम इस कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। हम परिणाम चाहते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम कोई विभाजन नहीं चाहते। हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। आपको यह गारंटी देनी होगी कि यह विधेयक तुरंत लागू होगा। इस बीच कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दे रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस आयुक्त का इस्तीफा नहीं होता। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैठकर नारेबाजी की और अपनी मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। हमारा डिमांड था सीपी रिजाइन करिए, क्योंकि उसका जो प्रोसीड्योर में लैप्स हुआ है वो एक पार्ट है एंड अलग पार्ट है कि 14 को जो सिक्योरिटी देने का उनका जिम्मेदारी था वो भी सही से नहीं निभाया। हम लोग सीपी से पूछे कि आप क्या आपके काम से खुश है? सीपी बोले कि सीपी बोले कि वो उनके अपने काम से बहुत खुश है, लेकिन अगर हम लोगों का डेपुटेशन मान के कोई हायर अथॉरिटी उसको उसके पोजीशन से हटा के कहीं और दे तो वो ये हंसी के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इधर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अलीपुर जज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 8 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें सोमवार रात को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक महिलाएं विरोध कर रही हैं और भाजपा उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी से अपना पद छोड़ने की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े बिल पर बीजेपी ने सवाल किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के साथ हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं
उन्होंने कहा कि 3 साल में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसके लिए ममता सरकार ने क्या किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा और एनडीए सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील और सतर्क है। हमने कानून में एक से एक सख्त प्रावधान किए हैं। बलात्कार के आरोपियों की सजा को बढ़ाना हो अथवा नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन, फास्ट ट्रैक कोर्टों की व्यवस्था। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल में दिखा उसको देखकर मन में एक विचित्र अनुभव उत्पन्न होता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है और वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता जी हैं जिन्होंने इसी विधानसभा के पटल पर खड़े होकर शाहजहां शेख का एक प्रकार से बचाव किया था और एक प्रकार से आरोपी महिलाओं को प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप साफ साफ बताएं कि पश्चिम बंगाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने महिलाओं के अपराध के लिए रजिस्टर किए हैं। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुआ, कितनों में अब तक कन्विक्शन करा दिया। आप 3 हफ्ते के प्रावधान की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष के बाद कृपया बताएं कितनों को कोर्ट से कन्विक्शन करा दिया। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आज अपराजिता बिल पास करके ये केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश की कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। तो आखिर आपको बताते हैं कि अभी मौजूदा भारतीय न्याय संहिता को लागू करके केंद्र सरकार ने किन प्रावधानों को लेकर आए थे और अभी बंगाल सरकार का जो प्रावधान है उसमें क्या कुछ बड़े अंतर है। जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बीएनएस और बंगाल के कानून में अंतर की बात की जाए तो दुष्कर्म की सजा को लेकर क्या प्रावधान है। बीएनएस में 10 साल की सजा है, उम्र कैद का प्रावधान है, जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर बंगाल के अभी मौजूदा कानून के प्रावधान की बात की जाए तो उम्र कैद की सजा, जिंदा रहने तक जेल, फांसी की सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, यहां पर फांसी की सजा का प्रावधान, इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब हमने और इसको सख्त किया। अगले प्लेट पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि रेप के बाद मर्डर की अगर ये घटना होती है तो उसमें किस प्रकार के सजा के प्रावधान है। तो उसमें बीएनएस की अगर बात की जाए तो 20 साल की सजा, उम्र कैद का प्रावधान और मौत की सजा का प्रावधान भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें है। और बंगाल का जो आज का अपराजिता कानून है उसमें क्या प्रावधान है, मौत की सजा और जुर्माने के प्रावधान का उसमें जिक्र किया गया। अगले अगर हम प्लेट के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि गैंग रेप पर किस प्रकार की सजा बीएनएस में है और बंगाल के नए कानून को लेकर है तो 20 साल की सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है। इसके अलावा आजीवन कारावास का प्रावधान है और नाबालिग के मामले में उम्र कैद का प्रावधान है। सही, नाबालिग के मामले में फांसी का प्रावधान भी किया गया। अगर उसके साथ में गैंगरेप होता है तो इस प्रकार के प्रावधान बीएनएस में दिए गए। तो वहीं बंगाल का जो आज का अपराजिता कानून है उसके तहत उम्र कैद की सजा, जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा और फांसी की सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया। कमोवेश एक ही प्रकार की स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। सख्त कानून बीएनएस में भी है, इसी प्रकार के कानून आज अपराजिता के माध्यम से बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी किया, लेकिन इसका ढिढोरा ज्यादा पीटा जा रहा है। बार बार अपराध करने वाले जो लोग हैं, जो महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध करते हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार के प्रावधान बीएनएस में है और आज के अपराजिता कानून में है। तो उम्र कैद की सजा बीएनएस में की गई है, मौत की सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान भी है। तो वहीं आज के बंगाल के कानून की बात की जाए तो ताउम्र जेल की बात की गई है, मौत की सजा तक प्रावधान किया गया और जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो एक प्रकार से सख्त कानून दोनों तरफ दिखाई पड़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता में भी और इसके अलावा अपराजिता कानून जो आज बंगाल की विधानसभा ने पास किया है। कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई को छापने पर, महिलाओं से जुड़े मामले में जो कोर्ट में सुनवाई है, अगर कोर्ट मना करता है उसके बावजूद उसको प्रकाशित किया जाता है तो उसकी भी सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में 2 साल तक की सजा है, जुर्माने का प्रावधान है। जबकि अपराजिता के तहत इसको 3 से 5 साल तक कर दिया गया और उसके साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये अपने आप में वो प्रावधान हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, बावजूद उसके एक राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है बंगाल सरकार के माध्यम से। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में अगर 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ में रेप होता है तो उसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान भी किया गया। इसी प्रकार से बंगाल का जो आज का कानून है वो कहता है कि नाबालिग से दुष्कर्म के सभी अपराधियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। यहां पर एक ज्यादा सख्ती दिखाई पड़ रही है, सीधे मौत की सजा तक का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या और एक बड़े अंतर है तो उसमें नाबालिग से दुष्कर्म पर क्या सजा है, उसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से अगर रेप होता है तो उसमें 20 साल की सजा, आजीवन कारावास का प्रावधान का जिक्र किया गया है और यहां पर एक तरीके से मौत की सजा का प्रावधान लगातार करने की बात कही गई है। तो ये कुछ अंतर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर हो ऐसा प्रतीत
होता नहीं है। अपने आप में भारतीय न्याय संहिता में भी बहुत सख्त प्रावधान दिखाई पड़ रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में, नाबालिग से गैंगरेप में उम्र कैद की और मौत की सजा का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में, और यहां पर भी मौत की सजा का प्रावधान एक तरीके से किया गया है। तो ये दिखाता है कि भारतीय न्याय संहिता और अपराजिता कानून में किस प्रकार का एक अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा कोई अंतर नजर नहीं आता है। लेकिन महिलाओं के साथ अपराध से जुड़े मामलों की बात की जाए तो मुख्य तौर पर रेप हो गया, जिसको बलात्कार कहते हैं, छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग और एसिड अटैक जैसे जो तमाम मामले होते हैं, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध के एक आम तौर से मामले हैं जो देश भर में अक्सर सुनने देखने को मिलते हैं। रेप के मामलों में लगभग 96% आरोपी जान पहचान वाले होते हैं, या 96% से ज्यादा भी लोग होते हैं। ये बात एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है, यानी जान पहचान के लोगों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा होते हैं। रेप के मामलों में सजा की दर देश में 27-28% के आसपास है। ये दिखाता है कि ये बहुत कम है। कन्विक्शन रेट और ज्यादा करने की जरूरत है, और यहां पर जरूरत आ जाती है हमारी एजेंसीज की जांच और उनकी चार्जशीट के माध्यम से कैसी उन्होंने पुख्ता तैयारी की है अदालत के सामने जाने में, तभी ये शायद 27% ज्यादा बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से आज जो बिल बंगाल की विधानसभा ने पास किया है, उसका अब कानून का जामा पहनने तक की प्रक्रिया क्या है, हम उसका भी जिक्र करते हैं। अगर राज्यों से बिल पास होने का प्रावधान क्या होता है, क्योंकि जो अपराजिता बिल अब पास हुआ है, अब ये कानून की शक्ल कैसे लेगा, उसका जो संवैधानिक प्रावधान है हम आपको उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। विधानसभा से पास बिल जाता है राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्य के प्रमुख के तौर पर राज्यपाल होते हैं। विधानसभा पास करने के पास राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल बिल पर सहमति के लिए राज्यपाल के पास कई विकल्प मौजूद होते हैं, 3-4 विकल्प होते हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र करते हैं। अगर राज्यपाल सहमत हैं तो भेजते हैं राष्ट्रपति को, और राज्यपाल असहमत होने पर बिल को राज्य सरकार को वापस भेज सकते हैं। तो अपने आप में ये दो हैं। अगर वो सहमत है, सहमति है, तो फिर वो उसको पास करने के लिए राष्ट्रपति से सहमति के लिए भेज सकते हैं। असहमत होने पर वो विधानसभा को वापस भेज सकते हैं कि आखिर वो उसमें संशोधन करें। विधानसभा अगर दोबारा पास होकर राज्यपाल के पास भेजती है तो उसको मंजूर करना होता है राज्यपाल को, और वो फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज देते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया है। फिर राज्यपाल मांग सकते हैं राष्ट्रपति से सलाह। अगर ये तीसरा एक विकल्प के तौर पर है, राज्यपाल को लगता है कि इसमें इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें मुझे राष्ट्रपति से सलाह की जरूरत है कि आखिर इस पर क्या किया जाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सलाह मांग सकते हैं। और राष्ट्रपति कितने समय में सलाह, अपनी कानूनी सलाह, संवैधानिक वैधानिक सलाह जो है राज्यपाल को देंगे, इसको लेकर संविधान में कहीं समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो एक प्रकार से राज्यपाल के पास कई विकल्प मौजूद हैं जिसके तहत इस प्रकार की प्रक्रिया हुआ करती है। राज्यों से बिल पास होने का जो प्रावधान है, बिल पास करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि राज्य अब जब कोई कानून बनाता है तो उस पर केंद्र की सहमति जरूरी है। केंद्रीय कानून होने की दिशा में जब ऑलरेडी पहले से कोई एक केंद्रीय कानून है किसी विषय में, तो अनुच्छेद 254 के तहत राज्य को केंद्र से मंजूरी लेनी होती है, और एक संवैधानिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय उस प्रस्ताव जो कि राज्य के माध्यम से केंद्र को भेजा जाता है, उस प्रस्ताव की जांच करता है, कानूनी तौर पे उसको समझता है कि क्या किसी प्रकार का एक टकराव की स्थिति तो नहीं है। उसके बाद में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भी वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। फिर उसके बाद संबंधित राज्य उसको एक तरीके से नोटिफाई करता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे राज्यों के विधानसभा से पास होने वाला जो बिल है वो कानून की शक्ल लेता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है अपने आप में कि किस तरीके से ये एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन बंगाल में आज जो कुछ महिला सुरक्षा के नाम पर हो रहा है, क्या वो सच में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है, या फिर उसके पीछे एक तरीके से राजनीतिक तौर पर आगे जाने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और हम आपको इस वक्त ले चलते हैं प्रधानमंत्री के जो ब्रुनई यात्रा चल रही है उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं।